Assalamu alaikum students, welcome to the lecture number 25 for the subject of operating systems. In this lecture we are going to discuss different methods for handling deadlocks. In the previous lecture we discussed the deadlock prevention, but in this lecture we will discuss the deadlock avoidance techniques. We will discuss about the safe and unsafe states and sequences, and at the last of this lecture we will discuss resource allocation graph algorithm for deadlock avoidance. Now here we basically have three methods for deadlock handling. The first one is deadlock prevention, the second one is the deadlock avoidance, and the third one is deadlock detection and recovery. We discussed deadlock prevention in the previous lecture, so in this lecture we are discussing deadlock avoidance. Now what is deadlock avoidance? Deadlock avoidance requires that a system has some additional a priori information available. यानी डेडलॉक अवॉइडेंस की जो टेक्निक्स हैं वो रिक्वायर करती हैं कि जो प्रोसेसेस हैं वो सिस्टम को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें बिफोर बिगिनिंग एग्जीक्यूशन. अब ये इंफॉर्मेशन कौन कौन सी हैं? The simplest and most useful model requires that each process declare the maximum number of resources of each type that it may need. यानी इसमें बहुत सारी ए प्रियोरी इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल मेथड है वो ये है कि एक प्रोसेस को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए और जितने भी चाहिए वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले वो रिसोर्सेज डिक्लेयर करे. जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस को प्रिंटर, स्कैनर और मेमोरी चाहिए, तो बिफोर बिगिनिंग एक प्रोसेस डिक्लेयर करेगा कि मुझे ये तीन रिसोर्सेज रिक्वायर हैं. नाउ ए डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम डायनामिकली एग्जामिन्स द रिसोर्स एलोकेशन स्टेट टू इंश्योर दैट देयर कैन बी नेवर सर्कुलेट ए सर्कुलर वेट कंडीशन. यानी जो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है, जब उसको एडवांस में रिसोर्स एलोकेशन और रिक्वायरमेंट्स का पता चल जाता है, तो बेसिकली अवॉइडेंस एल्गोरिथम सर्कुलर वेट कंडीशन को होल्ड होने से प्रिवेंट करता है. सो यू कैन से दैट द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम इंश्योर्स दैट द सर्कुलर वेट कंडीशन नेवर होल्ड्स. और सर्कुलर वेट कंडीशन को फॉल्स करने के लिए उसे एक तो करंट एलोकेशन की ज़रूरत होती है और एक जो न्यू प्रोसेस क्रिएट होता है उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है. इसकी वजह से वो प्रिवेंट कर सकता है सर्कुलर वेट को. Now resource allocation state is defined by the number of available resources and allocated resources and the maximum demand of processes. तो रिसोर्स एलोकेशन में तीन फैक्टर्स मैंने आपको बताया कंसिडर होते हैं. एक, अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, ऑलरेडी एलोकेटेड रिसोर्सेज कितने हैं, और किसी भी प्रोसेस को मैक्सिमम कितने रिसोर्स चाहिए. इन तीनों इन्फॉर्मेशन की बेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेडलॉक को अवॉइड कर सकता है. Now we have two related concepts. The first one is the safe sequence and safe state, and the second one is unsafe sequence or unsafe state. When a process requests an available resource, system must decide if immediate allocation leaves the system in safe state or not. यानी हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि अगर एक सिस्टम को रिसोर्सेज चाहिए तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स एलोकेशन की. डेडलॉक अवॉइडेंस में जब भी एक प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्सेज की एलोकेशन की और ऐसे रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, सबसे पहले ये फाइंड आउट करेगा कि अगर इमीडिएटली अवेलेबल रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया जाए तो क्या हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या अनसेफ स्टेट में चला जाएगा. नाउ व्हाट इज़ ए सेफ स्टेट? ए सिस्टम इज़ इन सेफ स्टेट इफ़ देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस ऑफ ऑल द प्रोसेसेस इन द सिस्टम सच दैट for each process the resources that process can still request can be satisfied by currently available resources plus resource held by other processes. यानी सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि सेफ स्टेट का मीनिंग ये है कि आपके पास क्योंकि डिफरेंट प्रोसेस सेट हैं तो आपके पास एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी कि अगर आप उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हर प्रोसेस की नीड्स को फुलफ़िल करते जाएं तो आपका सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट में ना जाए. तो इसको हम कहते हैं सेफ स्टेट.
और इस सीक्वेंस को हम बेसिकली क्या कहते हैं, सेफ सीक्वेंस। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस इट्स एग्जाम्पल, तो आपको ये मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा। नाउ व्हाट इज़ अनसेफ स्टेट? अगर आपके पास कोई भी ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करती, कोई सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपका सिस्टम जो है वो इमीडिएट एलोकेशन से डेडलॉक की स्टेट में चला जाएगा। नाउ द डेडलॉक स्टेट इज़ अल्टरनेटिवली नोन एज द अनसेफ स्टेट। बट यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, नॉट ऑल अनसेफ स्टेट्स आर डेडलॉक, हाउएवर एन अनसेफ स्टेट मे लीड टू ए डेडलॉक सिचुएशन। नाउ हियर वी हैव एन एक्सप्लेनेशन। If a process PI resource needs are not immediately available, then process PI can wait। यानी इसका मीनिंग क्या कि आपके पास एक प्रोसेस A है और एक प्रोसेस B है। प्रोसेस A को कोई रिसोर्स चाहिए जो अभी अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर तो आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, सिंपली प्रोसेस A जो है वो वेट करेगा जब तक प्रोसेस B कंप्लीट ना हो जाए। जब प्रोसेस B कंप्लीट होगा तब प्रोसेस ए को रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे, वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और एग्जीक्यूशन के बाद रिसोर्सेज को रिलीज़ कर देगा। सिमिलर वे जब पी प्रोसेस या ए प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, उसके रिलीज रिसोर्सेज हम किसी सी प्रोसेस को एलोकेट कर सकेंगे, तो इस तरह से हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। नाउ हेयर वी लुक एट एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल वी हैव a resource type that is magnetic tape drives, and we have total 12 magnetic tape drives. So you can say that our system has 12 magnetic tape drives, यानी हमारे पास एक resource type की multiple instances है। Next we have 3 processes P0, P1, P2। द थर्ड थिंग जो हमने पहले डिस्कस की थी कि एक प्रोसेस ए प्रियोरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, दैट इज़ मैक्सिमम रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स। नाउ P0 नीड्स 10 टेप ड्राइव्स, P1 नीड्स 4 टेप ड्राइव्स एंड P2 नीड्स 9 टेप ड्राइव्स। नाउ सपोज एट टाइम 0 द सिस्टम सिचुएशन इज एज अंडर। P0 इज करंटली होल्डिंग 5 टेप ड्राइव्स, P1 इज होल्डिंग 2 टेप ड्राइव्स एंड P2 इज होल्डिंग 2 टेप ड्राइव्स। सो रिमेनिंग रिसोर्सेज हमारे पास क्या होंगे? 12 हमारे पास टोटल टेप ड्राइव्स थी, 9 हमारे पास टोटल एलोकेशन हैं, सो इट मीन्स वी हैव 3 अवेलेबल टेप ड्राइव्स। नाउ इफ़ वी एलोकेट दीज 3 टेप ड्राइव्स टू P0, तो P0 के बाद कितनी टेप ड्राइव्स आ जाएंगी? 8, लेकिन P0 की रिक्वायरमेंट क्या? 10। सो इट मीन्स अगर हम P0 को ये तीनों टेप ड्राइव एलोकेट कर देंगे तो P0 जो है वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि उसको 2 टेप ड्राइव्स मिलेंगी नहीं। नाउ लेट्स सपोज वी एलोकेट दीज 3 टेप ड्राइव्स टू प्रोसेस P2। नाउ व्हाट विल हैपन? द प्रोसेस P2 विल हैव ए टोटल ऑफ 5 टेप ड्राइव्स, बट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेस P2 इज 9 टेप ड्राइव्स। सो अगेन प्रोसेस P2 विल बी इन द वेटिंग स्टेट। अब आप देखें तो प्रोसेस P1 के पास कितनी टेप ड्राइव्स हैं? 2, और उसको टोटल रिक्वायर कितनी है? 4। इट मीन्स उसकी जो करंट नीड है वो 2 टेप ड्राइव्स की, क्योंकि 2 उसके पास ऑलरेडी हैं, 2 से और चाहिए, और हमारे पास अवेलेबल टेप ड्राइव्स कितनी हैं? 3। सो इफ़ वी एलोकेट 2 टेप ड्राइव्स टू प्रोसेस P2, द प्रोसेस P1, द प्रोसेस P1 कैन फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन। सो हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्रोसेस P1 को 2 टेप ड्राइव एलोकेट करेंगे, प्रोसेस P1 की नीड पूरी हो जाएगी, वो अपने 4 टेप ड्राइव्स जो है वो रिलीज़ कर देगा। जब वो 4 टेप ड्राइव्स रिलीज़ कर देगा, हमारे पास टोटल कितनी हो जाएंगी? 4 + 1 = 5। नाउ वी हैव टोटल 5 टेप ड्राइव्स। अब 5 टेप ड्राइव्स अगर हम P2 को प्रोवाइड कर दें, सो P2 विल हैव ए टोटल ऑफ 7, बट देयर विल बी नो सरप्लस टेप ड्राइव फॉर फर्दर एलोकेशन। सो हमारे पास अल्टरनेटिव क्या बचेगा कि हम 5 टेप ड्राइव्स P0 को एलोकेट कर दें। सो P0 करंटली होल्ड्स 5 टेप ड्राइव्स, वी विल एलोकेट 5 मोर, सो दिस विल मेक के P0 के पास टोटल 10 टेप ड्राइव्स हो जाएंगी। तो P0 की रिक्वायरमेंट भी क्या थी? 10। सो P0 विल कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन एंड रिलीज 10 tape drives. Now out of these 10 tape drives
we can allocate 7 tape drives to the process P2 so that the requirement of process P2 is fulfilled. तो जब हम 7 टेप ड्राइव इसको एलोकेट करेंगे, P2 के पास 9 टेप ड्राइव्स हो जाएंगी, वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और 9 टेप ड्राइव्स रिलीज़ कर देगा. 3 हमारे पास अवेलेबल है, 9 हम उसमें ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास 12 टेप ड्राइव्स रिमेनिंग रह जाएंगी. तो इस सीक्वेंस में अगर हम एलोकेशन करें तो हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा. नाउ द सीक्वेंस इज P1, P0 एंड P2. सो इस सीक्वेंस में अगर हम रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे, आवर सिस्टम विल रिमेन इन द सेफ स्टेट, एंड इफ वी एलोकेट these 3 tape drives to either P0 or P2, this will leave our system in an unsafe state, so no sequence will exist that will save the system from deadlock. So what is the outcome of deadlock avoidance algorithm? Avoidance algorithms ensure that system will always remain in safe state so that deadlock can be avoided. यानी avoidance algorithms ने किसी भी सिस्टम को अनसेफ स्टेट में एंटर नहीं होने देना. सो व्हेन एवर ए प्रोसेस रिक्वेस्ट ए रिसोर्स दैट इज करंटली अवेलेबल, द सिस्टम मस्ट डिसाइड वेदर द रिसोर्स कैन बी एलोकेटेड इमीडिएटली और वेदर द प्रोसेस मस्ट वेट. यानी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अवेलेबल रिसोर्सेज की एलोकेशन की, कि जो हमारे पास अवेलेबल स्टेट में है. तो जब भी उसके लिए कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा, आवर ऑपरेटिंग सिस्टम विल चेक दैट द एलोकेशन विल लीव द सिस्टम इन डेडलॉक स्टेट इन और इन अनसेफ स्टेट और नॉट, एंड द रिक्वेस्ट कैन ओनली बी ग्रांटेड इफ द एलोकेशन लीव द सिस्टम इन ए सेफ स्टेट, so that there exists a safe sequence in which we can allocate the resources to different processes, and at the end all the processes complete their execution. लेकिन इस काम को परफॉर्म करवाने के लिए वी नीड रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ ईच प्रोसेस. जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस की, तो हमने हर प्रोसेस की रिसोर्स रिक्वायरमेंट पहले से डिफाइन की, तभी हमें पता चल सका कि ये सेफ स्टेट में जाएगा या नहीं जाएगा. नाउ हेयर आर डिफरेंट बेसिक फैक्ट्स अबाउट द अवॉइडेंस एल्गोरिथम. If the system is in safe state, then there exists no deadlock. A safe state can guarantee that there is no deadlock in the system. However, if a system is in unsafe state, there is a possibility of deadlock. Unsafe state का meaning यही नहीं है कि deadlock ही occur करेगा, लेकिन unsafe state का मतलब है कि possibility of deadlock exists. Now, what is avoidance? Ensure that a system will never enter an unsafe state, ताकि deadlock की possibility ही ना बने. So these are basically two states, safe state and unsafe state. Now the unsafe state is not deadlock, but it leads to deadlock situation. Now here we have avoidance algorithms. There are two types of algorithms. One algorithm is for single instance of each resource type, and for this purpose we will use resource allocation graph algorithm. However, for multiple instances of different resource types, we will use Banker's algorithm. So in the next slide, I am going to discuss the resource allocation graph algorithm. Now we have resource allocation graph scheme for deadlock avoidance. If you remember, we discussed the resource allocation graph to represent a deadlock situation. Resource allocation graph में हमने बात की थी कि we have vertices and we have edges. So there are two types of vertices, one for the process and the other is for resources. To represent a process, we will use a circle symbol, and to illustrate a resource, we will use a rectangular symbol. इसी तरह हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में डिस्कस किया था कि हमारे पास दो तरह के एजेस हैं. एक को हमने कहा था रिक्वेस्ट एज और एक को हमने कहा था असाइनमेंट एज. नाउ व्हेन ए प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स, वी यूज ए डायरेक्टेड एज, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस एज इज फ्रॉम द प्रोसेस टू द रिसोर्स. एंड सिमिलरली व्हेन ए रिसोर्स इज एलोकेटेड टू ए प्रोसेस, वी रिप्रेजेंट दिस बाय यूजिंग द असाइनमेंट एज, and the direction of
द असाइनमेंट इज़ फ्रॉम रिसोर्स टू प्रोसेस। इसको मैं आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। We have a process P1 and we have a resource R1. So these are the two types of vertices we use in the resource allocation graph. Now if process P1 requests for the resource, this is represented by request edge. Now this is request edge. Now if the process, we have a process P2 and we have a resource R2, and further suppose that this resource is allocated to process P2. Now the direction of the edge is from resource to the process. Now this is the direction and this is known as assignment edge. So ये basically resource allocation graph था. Now we can use a variant of resource allocation graph to avoid deadlock situation. But one thing that you need to remember is that this technique works only if we have single instance of resource type. तो आप अगर याद करें तो हमने instances represent की थी इस तरह से कि अगर हमारे पास एक resource है उसके अंदर हम डिफरेंट सर्कुलर सिंबल्स यूज़ कर देंगे तो वो उसकी इंस्टेंसेस बन जाएंगी। तो हमारे पास रिसोर्सेज की मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकती हैं, लेकिन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम तभी वर्क करेगा जब हम सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स को फोकस करें, जब हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस ना हो, क्योंकि मल्टीपल इंस्टेंसेस के लिए वी हैव बैंकर एल्गोरिदम। अब मैंने आपसे बात की कि वी विल यूज़ ए वेरिएंट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम। नाउ व्हाट इज़ दिस वेरिएंट? वी विल इंट्रोड्यूस ए न्यू एज इन दिस graph. Now this edge is claim edge. Now what is claim edge? A claim edge indicates that the process may request resource and it is represented by a dashed line. Now what does this mean? For example, we have a process P3 and we have a resource 3. Now what is claim edge? Claim edge एक्चुअली रिप्रेजेंट्स फ्यूचर सिचुएशन, यानी क्लेम एज ये डिफ़ाइन करेगा कि फ्यूचर में जो प्रोसेस P3 है वो इस रिसोर्स R3 को रिक्वेस्ट कर सकता है। नाउ दिस इज़ बेसिकली द ए प्रायोरी इंफॉर्मेशन, जो हमने पहले बात की कि अवॉइडेंस एल्गोरिदम में हमें ए प्रायोरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर होगी। नाउ दिस इज़ ए क्लेम एज. Its direction is same as that of request edge, but we represent this with the help of a dashed line or a dotted line. तो ये इसमें एक डिफरेंस है. क्लेम एज का मीनिंग क्या है कि एक प्रोसेस फ्यूचर में किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है. अभी उसने रिक्वेस्ट की नहीं, लेकिन फ्यूचर में रिक्वेस्ट कर सकता है. नाउ व्हेन ए प्रोसेस एक्चुअली रिक्वेस्ट ए रिसोर्स, द क्लेम एज इज़ कन्वर्टेड इनटू द रिक्वेस्ट एज. यानी अगर फॉर एग्जांपल T0 पर हमारे पास ये सिचुएशन है कि प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा. नाउ सपोज एट टाइम T1 द प्रोसेस P3 रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स R3, देन दिस क्लेम एज विल बी कन्वर्टेड इनटू ए रिक्वेस्ट एज. नाउ सपोज हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, सो इट मीन्स कि हम रिसोर्स एलोकेट कर देंगे. नाउ व्हेन वी एलोकेट अ रिसोर्स, द रिक्वेस्ट एज कैन बी कन्वर्टेड इनटू द असाइनमेंट एज. सिमिलरली व्हेन ए रिसोर्स इज रिलीज्ड बाय ए प्रोसेस, द असाइनमेंट एज इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द क्लेम एज. Now let's look at this example. We have two processes P1 and P2. We have two resources R1 and R2. Now R1 resource has a single instance. It is assigned to the process P1. P2 has requested for
resource R1, and similarly P2 will request for R2. Now this is a claim edge. Similarly process P1 will request for the resource R2. अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि एक रिसोर्स के लिए दोनों प्रोसेस रिक्वेस्ट करेंगे इन फ्यूचर डायरेक्शन. सो लेट्स सपोज के जो प्रोसेस P2 है वो रिक्वेस्ट करता है. नाउ व्हेन ए प्रोसेस P2 रिक्वेस्ट, this edge will be converted into the request edge. Now resource R2 is available. We can allocate the resource R2 to process P2. Now when we allocate the resource R2 to a process P2, this edge will be converted into the allocation edge. Now the direction will be from the resource to process. तो हमारे पास ये डायग्राम बनेगी. So अब अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये एक सर्कल बना रहा है, एक साइकिल बना रहा है. And the cycle is R1, P1, R2, P2. Now this is basically circular weight condition. So it means that our allocation has resulted in an unsafe state. So there is a possibility of deadlock. अब अगर हम इस कंडीशन को रिवर्स करके देखें, अब अगर हम इसको इस तरह से देखें कि हमारे पास यहाँ पर रिसोर्स R1 है and here we have a resource R2, and here we have the process P1, and here we have the process P2. So हमारा सिनेरियो क्या बताता है कि P2 ने R1 के लिए रिक्वेस्ट की, R1 जो है वो एलोकेटेड है प्रोसेस 1 को, तो P2 जो है उसका क्लेम एज एग्जिस्ट करता है R2 के लिए. और इसी तरह इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग P1 का क्लेम एज भी एग्जिस्ट करता है R2 की तरफ. नाउ लेट्स सपोज कि कुछ टाइम के बाद P1 ने रिक्वेस्ट कर दी R2 के लिए. नाउ व्हेन P1 विल रिक्वेस्ट फॉर R2, वी विल हैव दिस सॉर्ट ऑफ एज. अब क्योंकि R2 अवेलेबल है तो हम इसे P1 को एलोकेट करते हैं. नाउ व्हेन एलोकेशन हैपन्स, द रिक्वेस्ट एज इज चेंज इनटू एलोकेशन एज. अब अगर आप इस सारे को देखें और डायरेक्शंस को फॉलो करें तो हमारे पास सर्कल नहीं बना. So it means that our system is in safe state. अब इस सिचुएशन से क्या होगा, P1 को दोनों रिसोर्सेज मिल जाएंगे, वो अपनी एग्जीक्यूशन करेगा, दोनों रिसोर्सेज रिलीज़ कर देगा. अब जब दोनों रिसोर्सेज रिलीज़ हो जाएंगे, P2 R1 को भी गेट कर लेगा और P2 R2 को भी गेट कर लेगा. सो बेसिकली आवर सेफ सीक्वेंस विल बी P1 एंड P2. इस सीक्वेंस में अगर हम रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे सो वी कैन अवॉइड द डेडलॉक सिचुएशन. बट इफ़ वी फॉलो दिस सीक्वेंस, दिस इज अनसेफ स्टेट. आवर सिस्टम विल एंटर इनटू ए सर्कुलर वेट कंडीशन that is depicted in this diagram. Now what is the outcome of resource allocation graph algorithm? Suppose that a process requests for a resource. The request can only be granted if converting the request edge to an assignment edge does not result in the formation of a cycle. तो जो मैंने आपको बात पहले बताई कि अगर रिक्वेस्ट एज को असाइनमेंट एज में कंप्लीट करने से हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में कोई साइकिल ना बने, सो वी कैन से दैट वी कैन एलोकेट द रिसोर्सेज. बट इफ़ दिस कन्वर्जन रिजल्ट्स in the formation of a cycle, we will enter into an unsafe state and there will exist a possibility of deadlock. तो आपने हमेशा ये चेक करना कि जब भी हम कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट करेगा तो हम रिक्वेस्ट एज को असाइनमेंट एज में चेंज करें तो उससे साइकिल बनता है या नहीं बनता. लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है, दिस एल्गोरिदम
only works if we have single instance of each resource. We cannot deal with multiple instances of a resource using this scheme. तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि सिंगल इंस्टेंस होगी तो ये एल्गोरिदम वर्किंग करेगा, अदरवाइज हमें बैंकर एल्गोरिदम जो है वो यूज़ करना पड़ेगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक. In the next lecture we will discuss the banker's algorithm.